जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे जिसमें संघ आता है। ठीक है, इसमें हम आज राष्ट्रपति की जो भी आर्टिकल्स हैं आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, आराम से हम इनको आर्टिकल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए भाग 5 में दिया गया है, संघ दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए आर्टिकल 51 का पढ़ा था हमने। ठीक है, आज आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक समझा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आर्टिकल 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, जो भी कार्यपालिका जो भी कृत करती है, काम करती है, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वतः कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या दिया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसको अच्छे से उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, आर्टिकल आपका आता है 54, जिसमें देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ठीक है, के निर्वाचित सदस्य आते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य में क्या रहता है, विधानसभा विधान परिषद, और केंद्र में क्या है, राज्यसभा लोकसभा। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान में रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए, एक संशोधन हुआ था, 17वां संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने भी, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ राज्य की बात की गई है। यहाँ 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में केंद्र शासित जो प्रदेश था, है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, तो उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है, तो शामिल होते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपका आता है आर्टिकल 54, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप वोट डालने नहीं जाते राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जाता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि आपके राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग, राज्य विधानसभाओं के सदस्य जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य जाते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। तो इनको कौन भेजता है, विधानसभाओं में जो सदस्य आते हैं वो चुनाव के द्वारा जाते हैं, जनता चुन के भेजती है। आपके ही सदस्य जाते हैं जो कि राज्य विधानसभाओं में बैठते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, आप डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे, आपके चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, एक जो मतदान पत्र होता है वो मिलता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के 4 दावेदार हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से 4 दावेदार हैं। तो ये लोग जो मत देते हैं अपना, ठीक है, तो ये
जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा तो इसमें आप प्रेफरेंस डालते हैं कि इस पोस्ट के लिए डालना है, सेकंड आपको ये चॉइस चाहिए, थर्ड आपको ये चॉइस चाहिए, या फिर आप जब एग्जाम सेंटर भरते हैं तो भी आप फर्स्ट आप प्रेफरेंस है, आपकी सेकंड प्रेफरेंस है। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, इन मतदान जो पत्र होता है उस पर आपकी पहली चॉइस में ये वाला राष्ट्रपति चाहिए, दूसरी चॉइस में ये वाला राष्ट्रपति चाहिए, तीसरी में, चौथी में, इस तरह से सभी लोग वोट डालते हैं। ठीक है, तो फिर इनका क्या रहता है, सबसे कम जो वोट मिलते हैं उनको इस प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है, उनके मत ऊपर वाले सदस्यों को आवंटित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से एक चुनाव प्रक्रिया चलती है। ठीक है, हम इसको एकल संक्रमणीय मत, अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमण मत को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बस इतना समझिए कि एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है जी, आर्टिकल आपका 54 दिया हुआ है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है। ठीक है, ठीक है, आज राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है। ठीक है, कितने मत होंगे, इस तरह से प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पे आए। तो एक निर्वाचन की रीति दी हुई है। ठीक है जी, इसको इतना हम बाद में पढ़ लेंगे इसको डिटेल में, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं सिर्फ। ठीक है, आपको इतना समझिए कि आर्टिकल 55 में क्या दिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है। आर्टिकल 54 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि दी हुई है। देखिए, राष्ट्रपति की पद अवधि, आप जिस डेट से राष्ट्रपति बनी उस डेट से आपने पद ग्रहण किया, उससे 5 साल तक आप राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति की पद अवधि आर्टिकल 56 में दी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब आप राष्ट्रपति बन गए हैं, आपका पद समाप्त हो गया, अब आप पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, तो उसकी पात्रता दी हुई है आर्टिकल 57 में। ठीक है, जो कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, तो वह पुनः भी निर्वाचित हो सकता है। तो आर्टिकल 57 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताता है। ठीक है, आर्टिकल 58 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु उसकी 35 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये सभी उसका क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक ओबियसली होना चाहिए, 35 साल की आयु कंप्लीट कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता उसके अंदर हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आता है आर्टिकल 58, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 56, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की बात यहाँ पे है। आर्टिकल 56 काम में दिया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदवी दी गई है। आर्टिकल 56 का की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 56 का अगर आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो अपना राष्ट्रपति अपना त्याग उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आर्टिकल 56 का में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति की पदवी। आर्टिकल 56+1 का में क्या दिया है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे महाभियोग देख, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगर संविधान की अतिक्रमण होता है तो राष्ट्रपति को उस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब
तक कोई और उपराष्ट्रपति नहीं बनता है तब तक वो अपना जब तक कोई और राष्ट्रपति नहीं बनता होता जो उसका नेक्स्ट बनने वाला है तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है? महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है जी। तो आर्टिकल 56 का ख ग ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें काम में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देगा। और 56 खा में क्या दिया है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंध रीति के चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 56 गा में क्या दिया है? राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। और एक और इसका क्लॉज है सेकंड 56 जो है आर्टिकल 56 क्लॉज सेकंड है इसका, उसमें क्या दिया है? अगर जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना देनी होगी। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है। राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ये आर्टिकल 56 का सेकंड क्लॉज बताता है आपका ये। ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया आर्टिकल 56। अब हम देखिए यहाँ पे दिया है 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वो 1971 को जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। ठीक है। 84 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 तक किए जाना निर्धारित किया गया है। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पड़ी थी ना, वहां जनसंख्या की बात हुई थी, तो वो जनसंख्या कौन सी यहाँ पे कंसीडर की जाती है? 1971 की जनसंख्या। ठीक है। लेकिन इसको 84 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसको वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 59 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या है? वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। या किसी राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह यह समझा जाएगा कि वह उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। ठीक है। ये समझा जाएगा कि अगर आप किसी विधानमंडल के सदन के सदस्य हैं और आप राष्ट्रपति बन गए तो यह समझा जाएगा कि आपका जो पद था विधानसभा में, ठीक है, वो वहां से रिक्त समझा जाएगा। ठीक है। देखिए, यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। आर्टिकल 59 का में ये दिया गया है। आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। आर्टिकल 59 का क्या बताता है कि कौन सदस्य रहेगा। ठीक है। आप पद ग्रहण कर लेंगे तो आप जिस पोस्ट पे थे वो पोस्ट आपकी रिक्त समझी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 60 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। देखिए, अगर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तब कौन शपथ दिलाएगा? ठीक है। तब अगर अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय है उसके वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, ठीक है,
तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 60 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान या प्रतिज्ञान, सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया हुआ है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। जैसे आर्टिकल हमने 56 का में पढ़ा था, 56 का में क्या पढ़ा था कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग का यहाँ पे आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख बताता है आर्टिकल 61। ठीक है जी। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई सदन, जैसे आरोप लगाएगा, संसद जब महाभियोग चलाएंगे, ठीक है, तो संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, ठीक है, कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निर्दिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। देखिए 14 दिन का एक टाइम होता है, लिखित सूचना देनी होती है, ठीक है, कि महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन, ठीक है, 14 डेज का टाइम रहता है, लिखित सूचना देनी होती है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले। ठीक है, जिस पर क्या होता है, सदन के कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशा प्रकट किया हो। ठीक है, उस जो सदन आरोप लगा रहा है उसका 1/3 जो सदस्य हैं उनके सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, 14 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी और उस पर 1/4 लोगों के सदन की जो सदन आरोप लगा रहा है उसके 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। ठीक है, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपने आशा प्रकट किया गया है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। देखिए 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया जाता है तब दूसरा सदन क्या करता है, जैसे एक सदन ने आरोप लगाया, दूसरा सदन क्या करता है, उसकी जांच करता है। ठीक है, कि आरोप कैसा है, आरोप सही है कि नहीं सही है, तो ठीक है, उस आरोप का अन्वेषण करेगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का अधिकार। देखिए उसमें क्या होगा, जब दूसरा जो सदन है वो आरोप का अन्वेषण करेगा तो राष्ट्रपति को उपस्थित रहने का अधिकार है, राष्ट्रपति उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है, जब अन्वेषण के फलस्वरूप ये घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप जो है वो सिद्ध हो गया है, महाभियोग का आरोप अगर सिद्ध हो जाता है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। जब देखिए आरोप सिद्ध हो गया है तो 2/3 बहुमत द्वारा उसको पारित करना होता है। ऐसे संकल्प का प्रभाव, जब ऐसे जो संकल्प पारित हो जाता है तो उस तारीख से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, उस डेट से राष्ट्रपति को उस पदावधि से राष्ट्रपति को उस अपनी पद से हटना पड़ता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। देखिए एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उसका अन्वेषण करेगा। अब दूसरा सदन जो उसका अन्वेषण करेगा, ठीक है, तो वो ये सिद्ध कर देता है कि ये आरोप ठीक है, तो उसके बाद उसी सदन के 2/3 बहुमत द्वारा उसको पारित करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 62। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदोन्नति। देखिए अगर महाभियोग द्वारा या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या ना तुरंत ही राष्ट्रपति को बनाना होता है।
राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से पद की रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उसको पद को खाली नहीं रखते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी, उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख से ऐसे रिक्ति के भरने के लिए इस अध्याय के बंधों के अनुसार निर्वाचित या नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्र आर्टिकल 77। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में दिया है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पद अवधि, ये सब आपका आर्टिकल 62 में दिया है। आर्टिकल 77 पढ़ते हैं। भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, आर्टिकल 77 बताता है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति से वो जैसे राष्ट्रपति से जानकारी मांग भी सकते हैं किसी कार्य की, कि आपने ऐसा कार्य किया है या आपने कुछ भी आदेश दिया है या फिर कोई नियम प्रणाली वगैरह सब, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को ऐसी सूचना दे। आर्टिकल आपका आता है 78। देखिए 78 क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। ठीक है, सभी संघ के सभी कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी सभी जानकारी वो राष्ट्रपति को दे, ऐसा प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ये आपका आर्टिकल 78 बताता है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति ऐसा मांग भी सकते हैं उनसे जानकारी। ठीक है, हम मांग सकते हैं और फिर उनको देनी पड़ेगी, ऐसा उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति उनको जानकारी दें। अगर प्रधानमंत्री ऐसी जानकारी दें, अगर राष्ट्रपति को जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। ठीक है, आर्टिकल 78। आर्टिकल 101 देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, आर्टिकल 108 में दिया है। आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है आपका आर्टिकल 111। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिकल 111 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करेगा। अगर स्वीकृति रोक भी लेगा। ठीक है, देखिए जब कोई विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक जाता है तो वो पुनः विचार के लिए उसको लौटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे पुनः विचार के लिए लौटाया, आप फिर दोबारा उस पर संशोधन हुआ या संशोधन नहीं भी हुआ, फिर से राष्ट्रपति के पास गया वो विधेयक, तो राष्ट्रपति को फिर उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के अलावा धन विधेयक को पुनः लौटाने का ऐसा राष्ट्रपति पुनः धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। ठीक है, उनको साइन करने ही पड़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा। यदि स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन में लौटा देंगे। यदि विधेयक द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते, उन्हें अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटाते। ठीक है, धन विधेयक ध्यान रखिएगा पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाते, उनको साइन करने ही होते हैं। और धन विधेयक ऐसे ही भी पारित हो जाते हैं। ठीक है,
देने की, राष्ट्रपति को स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही भी पारित हो जाते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 भी आता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी को जो प्राण दान कौन दे सकता है? राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। तो आर्टिकल 72 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 72 के ही अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है। सजा को कम कर सकते हैं, ठीक है, प्राण दान दे सकते हैं, वो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं वो, ठीक है। और नोट में दिया गया है, देखिए किसी देखिए अगर किसी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 54 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, किस तरह का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 56 का बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखिए आर्टिकल 56 का में दिया गया है। और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दी गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दी गई हैं। आर्टिकल 60 भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दिलवाता है, ठीक है, आर्टिकल 60 में दिया गया है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पर लेगा। आर्टिकल 61 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। आर्टिकल 111 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बता दिया पहले आपको कि विधेयकों पर अनुमति, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 123 1, 2, 3 याद रखिएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है, अधिकार दिया गया उनको, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट देख लिए, पॉइंट देख लिए। सभी जितने भी पॉइंट है तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे इनके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब हम संसद पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम कल, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे हम पहले उनको देख लेंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ से कुछ चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चनों को करेंगे, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।